तो कहानी शुरू होती है एक आईटीआर भरने से। एक्चुअली 2022 में जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर भर रहे थे, तो एक मेरे मित्र हैं, क्लाइंट भी हैं और शहर के एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, तो उनकी धर्मपत्नी जी की हम लोग आईटीआर भर रहे थे। तो मेरे लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये लोग जो है या इनका अकाउंटेंट जो है वो हमें पीपीएफ की पासबुक कंप्लीट करा के नहीं दे पा रहा है। हमने कई बार मांगा, लेकिन वो जो बंदा था उनका अकाउंटेंट, वो बार बार वो भी बोल रहा था कि साहब मैं बैंक जाता हूँ, बैंक वाले मुझे किसी न किसी वजह से, कि आज मशीन खराब है, आज कोई और वजह है, आज क्लर्क नहीं है बैंक का, तो वो पीपीएफ में एंट्री करके बैंक देने में आनाकानी कर रहा था। तो प्रोफेशनल कारणों से ना तो मैं बैंक का नाम यहाँ पे बता सकता हूँ, ना ही क्लाइंट का नाम बता सकता हूँ, लेकिन बात क्योंकि एक समझने की है तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उस गलती में कहीं फंस ना जाए और नुकसान ना उठाए। तो बहरहाल जब ये मामला नहीं सुलझा तो मैंने अपने स्टाफ को डिस्कस किया कि भाई पीपीएफ की तो छूट लेनी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लाइंट की जो धर्मपत्नी थी उनका कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं था पीपीएफ के अलावा। तो क्लाइंट बोल रहा है कि मैंने जमा कराया है और पीपीएफ में हमें पासबुक में वो एंट्री करने से बैंक जो है वो आनाकानी कर रहा था। तो हमने उसका एक बीच का रास्ता निकाला। हमने देखा कि पीपीएफ उनका एक बैंक में था और जहां से उन्होंने वो पैसा ट्रांसफर कराया था वो दूसरे बैंक में था। तो जिस बैंक से पैसा दिया गया था उस बैंक से पैसा कटा था और उसमें प्रॉपर एक एंट्री आ रही थी कि साहब इन्होंने इतना पैसा पीपीएफ में अपने जमा कराया पर्टिकुलर एक डेट पे, जो जनरली बिफोर डेट था, और उसकी छूट लेने के लिए हमें कोई कारण नहीं था कि हम छूट ना लें। तो हमने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है इस आधार पे छूट ले लीजिए कि पैसा तो कटा ही है, तो कहीं और तो गया नहीं होगा, ये जनरली पीपीएफ में ही गया होगा, क्योंकि एंट्री में लिखा भी आ रहा था नरेशन में। और ये छूट ले ली गई और अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स बना वो टैक्स जमा करा के वो रिटर्न फाइल हो गई और हम लोग जो है इस बात को कहीं ना कहीं भूल भी गए। लेकिन अभी रिसेंटली 10 दिन पहले अचानक से मेरे उन्हीं क्लाइंट का फोन आया कि पीयूष जी ये जो पैसा है ये बैंक ने मेरे पीपीएफ अकाउंट में जमा ही नहीं कराया है और ये पैसा कटा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पैसा गया कहाँ है। तब जाके मेरे इसमें कान खड़े हुए और मैंने थोड़ा सा इसको क्लोजली वॉच करना शुरू किया, क्योंकि इसके इंप्लीकेशन 2 थे जो मुझे समझ में आ रहे थे बीइंग ए प्रोफेशनल। पहला इंप्लीकेशन क्या था कि हमने कहीं ना कहीं 80C की छूट गलत ले ली, क्योंकि पैसा पीपीएफ में जमा नहीं हुआ है जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जमा होना चाहिए था। और दूसरा, जो क्लाइंट है उनको जो है ब्याज भी कहीं ना कहीं बैंक ने नहीं दिया होगा अगर वो पीपीएफ में जमा नहीं हुआ है। तो पैसा गया कहां? तो अल्टीमेटली बैंक वालों से बात की गई, बैंक वालों को फोन किए, मिले, लेकिन कोई समाधान इसका निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो थक हार कर मेरे क्लाइंट ने बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी ये शिकायत दर्ज करा दी कि साहब ये बैंक वालों ने मेरा पैसा जो है मैंने चेक दिया और इन्होंने पैसा मेरे बैंक से कटा भी, लेकिन मेरे पीपीएफ में जमा नहीं हुआ है। तो मुझे बताया जाए या इसका कोई समाधान निकाला जाए कि पैसा गया तो गया कहां। और जब बैंकिंग लोकपाल के यहां से वो एप्लीकेशन मूव होते होते ब्रांच तक आई बैंक के, तब जाकर बैंक वालों की नींद खुली और बैंक वालों ने अपने पूरे सिस्टम को खंगालना शुरू किया कि पैसा गया कहां। और तब जाकर इन्होंने ढंग से इसको देखा और फिर ये मेरे क्लाइंट के पास पहुंचे बैंक वाले, और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, हाथ जोड़ते हुए पहुंचे कि साहब ये गलती हो गई है और ये पैसा तो हमारे बैंक में एक सन्ड्री का लेजर होता है उसके अंदर पड़ा रह गया। अब क्लाइंट की तो समझ में ये सन्ड्री का लेजर होता है और ये क्यों पड़ा रह गया ये सब नहीं आया। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैं, क्योंकि हम लोग बैंक के ऑडिट भी करते हैं, तो मुझे तुरंत ये क्लिक हो गया कि ये मैटर था क्या, और वो मैटर शेयर करने के लिए ही मैं आज जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। तो ये आप भी समझिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कई बार कितनी छोटी छोटी चीजें कैसे जो है हम लोग जो है वो हमें परेशान कर देती है या हम लोग ओवरलुक करते हैं तो वो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि पीपीएफ में अगर कोई पैसा बैंक सीधे डाल दे, यानी कि बैंक को आपने चेक दिया, सपोज आपका कोई बैंक है, एबीसी बैंक मान लेते हैं, उसमें हमारा पीपीएफ का अकाउंट है, एबीसी बैंक में मैंने चेक दिया, पीपीएफ अकाउंट में डाला कि साहब मेरा XYZ बैंक दूसरा बैंक है, उसमें मेरा दूसरा बैंक अकाउंट है जो मेरा सेविंग या करंट अकाउंट है, वहां से पैसा आप क्लियर करा के और मेरे पीपीएफ में जमा करा दीजिए।
तो बैंक अगर उसको सीधा आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट दिखा देगा या कर देगा, तो क्लियरिंग के लिए तो वो एक आध दिन लगता है उसको दूसरे बैंक में, क्लियरिंग हाउस जाके बैंक से पैसा क्लियर करा के अपने पास तक लाने में, तो उसको तो ये पहले दिन पता नहीं है। तो वो डेबिट कौन सा अकाउंट करता है पहले दिन, या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पीपीएफ का अकाउंट डेबिट करे और क्रेडिट करे आपको दूसरे वाले बैंक को। अगर वो ऐसा कर देगा तो पीपीएफ में कहीं ना कहीं डेबिट होकर वो अमाउंट पहले दिन ही चली जाएगी। और पीपीएफ का नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई बैंक में पीपीएफ में कोई अकाउंट डेबिट हो गई यानी कि जमा हो गई तो वो विड्रॉ नहीं हो सकती। और बाई चांस आपका चेक किसी भी वजह से सिग्नेचर मिसमैच है या कोई और वजह है, फंड की कमी है अकाउंट में, कुछ भी कमी हो सकती है, चेक हो गया अगले दिन डिसऑनर क्लियरिंग में जाके, तो जो आपका रिसीविंग बैंक है यानी कि जो आपका एबीसी बैंक है उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। वो पैसा आपका मतलब उसके पास एक रिस्क की कंडीशन बन जाती है कि जो पैसा उसने पहले दिन डेबिट कर दिया था चेक मिलते ही, वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि पीपीएफ में एक बार कोई भी पैसा अगर आपका जमा हो गया तो वो विड्रॉ नहीं हो सकता। ना ही कोई विभाग उस पर लीन क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई विभाग उस पर अपनी रिकवरी डाल सकता है। तो उस ओड सिचुएशन से बचने के लिए जनरली बैंकिंग में लोग क्या करते हैं, यानी बैंक वाले लोग क्या करते हैं कि वो पीपीएफ सेंट्री का एक लेजर क्रिएट करते हैं। वो बैंक का अपना लेजर होता है और पीपीएफ के जितने भी चेक उनके पास आते हैं वो सारे के सारे पहले उस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं और रिसीविंग बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, सॉरी देने वाले बैंक को। तो अगर तो वो पैसा क्लियरिंग से आ गया तो वो पैसा उठा के सेंट्री जो पीपीएफ का सेंट्री अकाउंट है उससे आपके पीपीएफ वाले अकाउंट में जमा करा देंगे। और अगर पैसा नहीं आया तो पीपीएफ में तो जमा ही नहीं है तो वो रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी। तो उस स्थिति से बचने के लिए एक बीच का रास्ता बैंकों ने निकाल रखा है कि वो अपने पीपीएफ सेंट्री में उसको पैसे को पहले डालते हैं और वहां से उठा के आपके पीपीएफ में वो पैसा जमा करते हैं आफ्टर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द योर सेंटर बैंक या जो तुम्हारा XYZ बैंक था दूसरे वाला। लेकिन यहाँ पे एक मानवीय चूक होने की संभावना रहती है। वो संभावना क्या रहती है कि पैसा तो कट के आ गया क्लियरिंग से उनके सेंट्री में, लेकिन सेंट्री से आपके पीपीएफ में डालना बैंक का आदमी भूल गया, जो रिसीविंग क्लर्क था या जो एंट्री वाला क्लर्क था या जो अधिकारी था वो भूल गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका पैसा तो कट गया जो आपके दूसरे बैंक से था, लेकिन आपके पीपीएफ में नहीं पहुंचा। इसी वजह से इस वाले केस में पर्टिकुलर दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूं, बैंक आनाकानी कर रहा था, वो सेंट्री में नहीं देख रहा था या जो बंदा बैठा होगा वो ध्यान नहीं दे रहा था या जो भी वजह हो या उसे जानकारी नहीं थी इस पूरे सिस्टम की, तो वो पैसा वो बता ही नहीं पा रहा था बैंक बहुत समय तक, 4-6 महीने हो गए, 10 महीने हो गए कि भाई पैसा गया कहाँ। और जब शिकायत हुई तो ये बात सारी खुली, क्योंकि इसमें सीनियर लोगों ने इंटरवेंशन किया, ब्रांच हेड ने इंटरवेंशन किया, तो पता लगा कि कहानी क्या थी। अब बैंक वालों के जो है ना वो दिक्कत हो गई पैदा इसमें, और बैंक वालों ने फिर खैर इस गलती को सुधारा और अप्लाइज भी किया क्लाइंट को और उसमें बहुत सारी चीजें हुई, कियोस्क पैदा हुआ उसमें। लेकिन आप लोगों की समझने की बात क्या है कि आपको अगर आप 2 बैंकों में अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अपनी पासबुक को आप टाइमली इसमें एंट्री करा के कंप्लीट करें और चेक करें कि आपका पैसा पीपीएफ में जमा हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आप एक ही बैंक में दोनों अकाउंट रखे तो क्लियरिंग वाले झंझट से भी आप बच सकते हैं। तो इस गलती से या इस अनुभव से सीखने की बात है कि पीपीएफ में आपने केवल चेक काट के दे दिया उससे काम पूरा नहीं होता है। आपका वो पैसा वहां पे टाइमली जमा हुआ आपको दिखना चाहिए पासबुक में, ये गौर करने वाली बात है। तो अल्टीमेटली तो हमें इस केस में हमने रिटर्न रिवाइज की और जो भी टैक्स का डिफरेंस का पैसा था वो जमा कराया, लेकिन आप लोग इससे बचिए और इसको टाइमली आप इसको एक्नॉलेज कीजिए। तो यही सब जानकारी या ये अनुभव शेयर करना था, तो मैं आपसे जुड़ा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए, जो छोटी चीज है लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा होता है कई बार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।